जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट। जैसा कि हम लोगों ने आपसे एक वादा किया था कि RSS जो पढ़ाई उसकी प्रैक्टिस सेशन हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे। और दोस्तों देखो, ये हमारा एक्सपीरियंस भी बोलता है कि जो हम यहाँ पर आपको करवाएंगे फिजिक्स के अंदर सेम एज इट इज़, बिना डिजिट चेंज हुए आपको वहाँ पर एज इट इज़ न्यूमेरिकल्स हो, चाहे अपने कॉन्सेप्ट हो, चाहे क्वेश्चन हो, एज इट इज़ वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे दोस्तों? ये अपना एक्सपीरियंस बोलता है। हमने बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं, एयरफोर्स निकाला दो बार नेवी निकाला, एनडी वगैरह निकाला, तो उसी आधार पर आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार एक लाइक करना। आपसे एक अंदर की बात मैं कहना चाहता हूँ। देखो यार, स्टूडेंट वीडियो पर व्यूज़ आ रहे, 2000 3000 व्यूज़ आ रहे हैं, बट यार लाइक की संख्या 80 90 100, ये देखो, ये यार ये कहाँ की बात हुई? अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज़ यार एक लाइक तो अवश्य मेरे लिए बनता है। इतने आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं और कितना कुछ आप लोगों के लिए हम यहाँ पर कर रहे हैं भाई। देखो मतलब कि हम यहाँ पर आपको लगभग 30 मिनट के अंदर, लगभग आपको यहाँ पर 30 मिनट के अंदर मेरे दोस्तों, 30 मिनट के अंदर आपको यहाँ पर मैं लगभग 40 से 40 क्वेश्चन के एटलीस्ट प्रैक्टिस करवाता हूँ भाई। कहीं पर भी चले जाना भाई, 40 क्वेश्चन आपको करने हैं तो भाई वो जो 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 आपको पढ़ाते हैं टीचर्स भाई, लगभग 2 घंटे आपकी खराब करेंगे भाई। मैं आपके आधे घंटे के अंदर 40 मिनट 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको यहाँ पर मैं आपको मतलब कि करवाता हूँ। तो दोस्तों बात ऐसी है कि यार मैं नहीं चाहता कि आपको टाइम वेस्ट हो, और भाई आपको यहाँ पर आपको एकदम से वैल्यूएबल कंटेंट आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो भाई इसलिए इतनी मेहनत के लिए एक लाइक, कमेंट और एक शेयर बनता है। अगर ये ना करो भाई, एक लाइक अवश्य करना, क्योंकि देखो आपकी लाइक्स की संख्या होगी, अगर हमें अंदर से मोटिवेशन मिलता है। तो रिक्वेस्ट करूँगा कि यार एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। और बाकी बात ये है कि भाई देखो, आपको RS सर ने, हाँ आज RS आपको बताया कि आज RS सर ने आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया है। तो हमने मतलब हमारे द्वारा स्टार्टिंग के 3 दिन उन्होंने जो पढ़ाया था, उन्हीं प्रैक्टिस सेशन हमसे बची हुई थी। तो भाई उन्हें जो मतलब लगभग उन्होंने जो पढ़ाया था, उन्हीं में से दो जो टॉपिक्स है, उन्हीं प्रैक्टिस सेशन हम आप लोगों के लिए यहाँ पर लेके आए। तो आज अपना टॉपिक हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि स्थिर विद्युत की। तो आपको अच्छा लगे, कंटेंट बहुत अच्छा होगा। लगभग 40 से 50 अपने क्वेश्चंस होंगे, लगभग 40 से 50 लगभग 40 से 50 मिनट की वीडियो होगी। तो इसे देखना है, एंजॉय करना, अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, पहला क्वेश्चन है कि यदि आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तो उनके मध्य का लगने वाला बल है वो किस हिसाब से परिवर्तित होगा। तो देखो क्या बोला गया है कि दोस्तों आपको पता है कि यार एक कूलाम की नियम का एक फॉर्मूला होता है कि दो स्थिर बिंदुवत, देखो मैंने क्या बोला कि दो स्थिर, यानी कि दो रेस्ट एंड ए पॉइंट चार्ज, यानी कि फॉर द कूलाम्स लॉ the charge must be point and charge must be in the rest, because if the charge in the motion then there will be a magnetic force also, यानी वहां पर एक मैग्नेटिक फोर्स भी होगा, जिसका हम आगे जो चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कूलाम के नियम के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन तो ये है कि जो चार्ज है वो रेस्ट में होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि जो चार्ज है वो बिंदुवत होना चाहिए, ठीक है, नहीं वो पॉइंट चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है F बराबर K Q1 Q2 बट्टा R², ठीक है। यहाँ पर K क्या है सर? जो K है वो एक प्रकार से नियतांक है, और ये किस पर डिपेंड करता है सर? जो K है इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम एंड डिपेंड्स ऑन द मेथड ऑफ द मेजरमेंट, यानी कि यह जो K है सर ये मीडियम माध्यम पर, और हमने किस हिसाब से इसे माप रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे आपको एग्जाम्पल द्वारा बताऊँ सर, देखो K है वो हवा के लिए इन SI पद्धति, यानी नहीं, हाँ हवा के लिए और ऐसे पद्धति में नहीं, हवा के लिए देखो K का मान हवा के लिए, हाँ, और ऐसे पत्ती में इसका मान होता है 9 × 10⁹ ठीक है। और अगर मैं बात करूँ सर K का हवा के लिए इन सीजीएस यूनिट, इसका मान होता है 1, यानी कि दोस्तों K जिसका हमने हवा में इन ऐसे पत्ती में जब इसका हमने मेजरमेंट किया, तब इसका मात्रक तब इसका मान हमारे पास है 9 × 10⁹ हमारे पास है। बट अगर हमने इसका मापन हवा में किया, परंतु इस समय हमारे पास जो हमारे पास पद्धति थी वो थी हमारे पास सी बोले तो सेंटीमीटर, जी बोले तो ग्राम, एस बोले तो सेकंड, यानी सर इस समय हमारा मान है 1। यानी दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए कि जो K है ये प्रकार से अपने पास एक नियतांक होता है, और इसकी हवा में और इन सीजीएस पत्ती इसका मान क्या होता है सर? इसका मान होता है 1 अपने पास, ठीक है। तो अब अपने जो क्वेश्चन है उसमें ये बोला गया सर, जो ये R है इसका मान अगर हमने आधा कर दिया, हाँ अगर इसका मान अगर हमने आधा कर दिया है तो सर आपको पता है कि अगर इसका मान हम आधा करेंगे यानी कि R/2 करेंगे तो सर 2 पर जाएगा, तो यानी 4 गुना हो जाएगा। यानी कि इतनी कैलकुलेशन आपको अपने दिमाग में करनी है कि अगर R/2 का स्क्वायर करेंगे सर वो R 2 ऊपर जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि वो जो बल है वो 4 गुना हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका डी से जो लगने वाला जो फोर्स है दैट विल बी 4 टाइम्स ऑफ दी
ऑफ दी मतलब फर्स्ट टाइम फोर्स, यानी जो पहले लगने वाला बल था उसका 4 गुना होगा। अच्छा क्वेश्चन था, देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, दो आवेश, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आप लोग मार्क खा सकते हो। आपका इस क्वेश्चन में आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1:5, बट इट विल बी रॉन्ग। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या बोलेगा, इंग्लिश वालों देख लेना। देखो दो चार्ज है, एक का मान अपने पास है फर्स्ट प्लस का 1 माइक्रोकूलम, दूसरा अपने पास है प्लस का 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। यानी ये दो चार्ज है, तो इनका ये कुछ दूरी पर ये रखे हुए, मानो एक यहाँ पर तो एक यहाँ पर, इन बीच की कुछ दूरी r है, तो ये r दूरी पर ये रखे हुए, तो उन पर लगने वाले जो बलों का अनुपात क्या हुआ है। इंग्लिश वालों देख लो, देयर आर दी टू टाइप्स ऑफ द चार्ज, फर्स्ट इज द plus 1 microcoulomb and the second is the plus 5 microcoulomb. It is put on some distance, then what will be the force between them, यानी कि मध्य का एक दूसरे पर लगने वाला बल, क्या बल का रेशियो क्या होगा। भाई आपने बड़े अच्छे से पढ़ा है, और आपका इसका आंसर आप मेरे को पता है बिना पढ़े इसका आंसर 1:5 इसका टिक कर दो। क्यों? क्योंकि सर इसकी जो बीच की दूरी सेम है, बट सर अगर यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम है और एक अगर यहाँ पर 5 माइक्रोकूलम है, तो सर 1:5 इसका आंसर होगा। बट ये आपका गलत हो जाएगा मेरे दोस्त। आपने आरएस सर से बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब दो हमारे पास चार्ज, मानो कि अगर ये अपने पास 1 माइक्रोकूलम मानता हूँ मैं इसको, यानी कि 1 कूलम आवेश मानता हूँ, मानो इसको मैं अगर 1 कूलम आवेश मानता हूँ, और अगर यहाँ पर अगर 1000 कूलम आवेश है, तो इसका इस पर लगने वाला बल अगर F12 है और इसका इस पर लगने वाला बल अगर F21 है, तो मेरे भाई जो F12 है और F21 है ये बराबर होंगे, बट इनकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव होगी। यानी अगर कल को मैं इसका आपको रेशियो पूछूं कि सर F12 रेशियो F21 क्या होगा, सर आपका आंसर होगा 1:1। ये हो तो, और ये हो तो अच्छी बात, बट अगर ये ना हो, अगर ये हो कि -1:1, तो भाई ये आपका आंसर सही होगा। मान लो कि आपके एक ऑप्शन के अंदर 1:1 दिया गया हो और दूसरे ऑप्शन के अंदर -1:1 दिया गया, तो भाई आपको ये आंसर टिक करना है, ना कि ये। क्यों? क्योंकि सर एक्चुअल में इसका जो अनुपात अपने पास होता है वो सब होता है अपने पास -1:1। या माइनस क्यों है? क्योंकि सर लगने वाला बल है वो समान होते हैं, बट उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है, ठीक है। तो ये इसका अच्छा सा भाई, ये अच्छा सा इसका क्वेश्चन था, मतलब अच्छा सा इसका आंसर था, तो अच्छा लगे लाइक करना, ठीक है। आई बात समझ में आने की अगर दो अलग अलग मान अपने पास चार्ज हो और वो कुछ दूरी पर रखे हुए, तो उनका एक दूसरे पर लगने वाला जो बल है वो बराबर होगा, बट उन पर लगने वाला जो बल की डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी। तो कौन सा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, क्योंकि सर इसमें माइनस वाला दिया नहीं है, तो ये अपने पास है नहीं, तो हम इसको टिक कर देंगे, ठीक है। अगर ये होता तो इसको टिक करना पड़ता, ठीक है। एक एडवांस लेवल की चीज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक विद्युत चार्ज Q1 व दूसरा Q2 है, एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं, और यदि इसमें कोई तीसरा आवेश Q3 इसके निकट लेके आ जाता है, तो आवेश Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल क्या होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मानो कि अपने पास ये कोई चार्ज है Q1 और ये अपने पास Q2 चार्ज है, ठीक है, और इसको हमने R दूरी पर इसको पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम इसके पास, यानी कहीं पर भी, यानी इतनी जो दूरी इसमें हम कहीं पर भी इसके पास प्लस एक जो Q3 वो आवेश लेके आते हैं, तो इसका इस पर लगने वाला बल पहली स्थिति में F12 था, तो दूसरी स्थिति में किस हिसाब से ये परिवर्तित हुआ। तो इस बात को याद कर लेना मेरे दोस्त। यहाँ पर दो कंडीशन आपको बताऊंगा, आपने मेरे को पता, आपने केवल एक कंडीशन पढ़ी है, बट दो बताऊंगा, ये चेंज भी होगा, बट वो कब चेंज होगा उसी कंडीशन में आपको बताऊंगा। तो देखो इसमें क्या बोला गया। अगर ये हमसे, मतलब इसने हमसे पूछा क्या, इसने हमसे ये पूछा है कि जो Q1 है Q2 है, इसका Q1 का Q2 पर लगने वाला बल मानो कि F था, ठीक है। अगर हमने कोई तीसरा आवेश Q3 अगर इसके पास लेके आते हैं, तो Q1 का Q2 पर लगने वाला बल नो चेंज रहेगा, यानी Q1 का Q2 पर लगने वाला जो बल है वो तो अपरिवर्तित रहेगा। बट कल को आपको एग्जामिनर ये पूछ ले कि इसके द्वारा जो बनने वाला जो ये निकाय है, यानी कि जो ये निकाय है, इस निकाय में लगने वाला बल है वो किस हिसाब से परिवर्तित होगा। तो सर वो बल परिवर्तित होगा। क्या बोला मैंने ये बोला कि अगर कल को आपको ये पूछता है कि Q3 आवेश है, उसकी वजह से Q1 का Q2 पर लगने वाला बल किस हिसाब से परिवर्तित होगा, तब तो आपको बोलना है सर ये नो चेंज रहेगा। बट कल को एग्जामिनर ये पूछ लिया आपसे कि जो ये निकाय हमारे पास प्राप्त हुआ, यानी जो ये निकाय हमारे पास है, यानी जो Q1 और Q2 का जो ये निकाय है, इस निकाय के अंदर अगर हम किसी आवेश को, तीसरे आवेश को लेकर आते हैं, तो सर इस निकाय के अंदर लगने वाला बल है वो परिवर्तित होगा। यानी Q1 जो ये Q1 है ये इसके ऊपर अलग से बल लगाएगा, और जो Q2 है इसके ऊपर अलग से बल लगाएगा, यानी इसका जो ये पूरा निकाय बना, इस निकाय में लगने वाला बल है वो परिवर्तित होगा। तो आपको जिस हिसाब से वो पूछे उस हिसाब से आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर फिलहाल अपना ऑप्शन नंबर C है कि अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ,
एफ जी, इसका भी देखो, ये जो क्वेश्चन है इसकी भी आपको दो कंडीशन बताऊंगा, यानी कि आपने केवल एक ही कंडीशन पढ़ी है अभी तक फिलहाल। देखो आपने क्या है सर, एफ जी है और एक अपने पास एफ ई है। एफ ई क्या है सर, एफ जी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स और एफ ई इज द कूलॉम फोर्स, यानी कि कूलॉम फोर्स अपने पास है, ठीक है। तो इसने ये पूछा है कि सर वो स्थिर विद्युत बल है, ठीक है, वो अपने पास 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित इलेक्ट्रॉनों के मध्य का ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो इंग्लिश वर्ड देख लो, देयर आर द टू इलेक्ट्रॉन्स, दे आर पुट ऑन द 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस, देन the Coulomb force is the Fe and its gravitational force is the Fg, then you have to tell the ratio of Fg upon Fe, ठीक है। तो आपको ये बताना है। तो देखो स्टूडेंट, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर पहले देखो इसका इसकी जो ये अपने पास वैल्यू है वो तो आपको पता है सर, Fg है वो Fe से बहुत ही छोटा फोर्स है, यानी सर जो Fe है ये बहुत बड़ा फोर्स है Fg से। ये बात कब तक ये बात अपने लिए सत्य होगी सर, ये बात तभी सत्य होगी अपने पास जब इनकी जो बीच की जो दूरी है उसका मान बहुत ही कम हो, यानी कि इसकी जो बीच की दूरी है वो सर लगभग अपने पास लगभग 10 सेंटीमीटर हो या फिर 1 मीटर तक हो, तब ये अपना जो ये बात है ये सही होगी। बट कल को ये बोलते सर इनकी जो बीच की जो दूरी है वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा का मेरा मतलब है कि जैसे लगभग अपने पास 100 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है, या फिर 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर है, 1 करोड़ किलोमीटर है, तब आपका जो ये बात है ये गलत हो जाएगी। तब आपके लिए एफ जी ग्रेटर देन एफ यू होगा। क्या बोला मैंने ये बोला कि जब कोई वस्तु अपने पास है, ये दो वस्तु इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, जब ये दो वस्तु इनकी बीच की दूरी बहुत ही कम हो, तब इनके बीच की दूरी बहुत ही कम हो, तब उस स्थिति के लिए एफ ई ग्रेटर देन एफ जी सही होगा। बट अगर कल को ये बोल दे कि इनकी जो बीच की दूरी है बहुत ही ज़्यादा हो, जैसे अपने पास 50 किलोमीटर, 1000, 2000, 1500, लगभग 1 करोड़ अपने पास किलोमीटर तक हो जाए, तो उस स्थिति में मेरे दोस्त आपको यहाँ पर जो ये बात है ये सत्य होगी, यानी एफ जी ग्रेटर देन एफ ई होगा। क्योंकि सर जो बहुत ही बड़ी दूरियों के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सबसे अधिक प्रभावी बल होता है, ठीक है। अब आते हैं अपने जो क्वेश्चन इसके ऊपर, इसमें जो क्वेश्चन इसमें आपको ये याद रखना है सर कि अगर शॉर्ट मतलब कि लगभग छोटी दूरियों के लिए, यानी शॉर्ट मतलब जो अपने पास छोटी दूरी है उनके लिए एफ जी रेशियो एफ की जो वैल्यू होती है वो होती है सर 1:10 टू द पावर मतलब 43, 42, तो भी आपके ऑप्शन में वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, ठीक है। यानी कि आपको ये पूछा है सर एफ जी अपॉन एफ ई, तो होगा 10 की पावर -43, ठीक है। क्योंकि सर एफ जी है वो छोटी वैल्यू है और एफ ई अपने पास बड़ी वैल्यू होगी कब अपने पास अगर जो दूरी है वो कम हो, और जो क्वेश्चन की अगर जो दूरी है वो बहुत ही कम दी गई, तो आपको ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। भाई बड़े बेसिक से आपको हर एक क्वेश्चन की दो स्थिति बता रहा हूँ, आपने अभी तक केवल एक ही स्थिति पढ़ी है। तो देखो स्टूडेंट, अगर अच्छा लगे तो भाई लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नियत आवेश से आवेशित दो गोलाकार वस्तुओं के मध्य का बल वायु में और जो के परावर्तन पदार्थ उसमें उसका अनुपात क्या हुआ, सबको पता है सर एफ नॉट अपॉन एफ हम बराबर के होता है, यानी कि इसका अनुपात है सर के रेशियो 1। और कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका बी। इजी क्वेश्चन था बट हो सकता है आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, यानी सबसे फेवरेट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। पता नहीं कितनी बार एनडीए ने इसको पूछा है, कितनी बार एयरफोर्स ने इस क्वेश्चन को अपने एग्जाम के अंदर पूछा है। देखो क्या है कि एक अपने पास साबुन का बुलबुला है, ठीक है, वो हमने नेगेटिव चार्ज दिया तो उसकी रेडियस क्या होगी। इन सुनो देख लो, वी हैव ए सोप बबल एंड वी हैव गिवन इट द नेगेटिव चार्ज, देन इट्स रेडियस विल, यानी कि जो इसकी जो रेडियस अपने पास है दैट विल एक्सपेंड, यानी कि जो रेडियस है वो बढ़ेगी। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी है कि जो रेडियस है वो इंक्रीज करेगी, एक्सपेंड करेगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि सर हमने इसको आवेश दिया है, तो इसमें हमने इसको आवेश दिया तो सर उसकी जो ये अपने पास ये सतह है, यानी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है केवल जो सर देखो मानो कि अपने पास पहले मानो ये बूंद अपने पास उदासीन थी, ठीक है, तो हमने इसको एक नेगेटिव चार्ज दिया, तो सर लगने हमने इसको नेगेटिव चार्ज दिया है तो इसकी जो ये सतह है इसके ऊपर केवल नेगेटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से इसकी जो ये सरफेस है इसके ऊपर उपस्थित जो अणु है वो एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। अगर वो एक दूसरे प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं मेरे भाई, इसका मतलब ये है कि जो इसकी जो ये अपने पास सरफेस है ये बढ़ेगा। अगर ये सरफेस बढ़ रहा है इसका मतलब ये है कि इसकी रेडियस भी बढ़ेगी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है भाई। देखो विद रीजन आपको बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैं आपके लिए ये बोल रहा हूँ आज का ऑप्शन नंबर बी सही बढ़ जाएगी, विद रीजन आपको बता रहा हूँ। तो अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, किसी पिंड को ऋणावेशित करना है, कौन सा ऑप्शन सही हो। देखो देख लो, इफ यू वांट टू चार्ज ए बॉडी नेगेटिवली देन हाउ कैन वी चार्ज ए बॉडी नेगेटिव। देखो
हमेशा इस बात का याद रखना मेरे भाई कि अगर आपको आवेश का स्थानांतरण करना है, इफ यू वांट टू ट्रांसफर द चार्ज, देन द चार्ज ट्रांसमिशन विल बी इन द इलेक्ट्रॉन फॉर्म। तो चार्ज का ट्रांसमिशन वो केवल इलेक्ट्रॉन फॉर्म में होगा, यानी कि अगर किसी वस्तु अगर वस्तु को पॉजिटिवली चार्ज करना है या फिर हमें नेगेटिवली चार्ज करना है, तो ये केवल इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से हो सकता है। अगर हमको उसको नेगेटिवली चार्ज करना है, इसका मतलब यह है कि उसको हमें इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, और अगर किसी वस्तु को पॉजिटिवली चार्ज करना है, इसका मतलब है कि उससे हमें इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो अब हमारे जो क्वेश्चन के नाम से क्या पूछा गया, क्वेश्चन के नाम में ये पूछा गया कि हमें किसी वस्तु को नेगेटिवली चार्ज करना है, नेगेटिवली चार्ज करना इसका मतलब यह है कि हमको उसको इलेक्ट्रॉन हमें देने पड़ेंगे। तो कौन सा ऑप्शन है कि अधिक इलेक्ट्रॉन देने से, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अगला क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश कितना हो सकता है। मेरे को पता है कि इसमें स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि मतलब इंग्लिश वाला देख लो, पहले इंग्लिश वालों, द मिनिमम चार्ज ऑन ए बॉडी कैन बी। ठीक है, तो मेरे को पता है कि इसमें ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे और स्टूडेंट आगे बढ़ जाएंगे। बट यहाँ सबसे बड़ी गलती होगी मेरे भाई, एक कूलम आवेश बहुत बड़ा होता है। एक कूलम आवेश के लगभग 6.28 गुणा 10 की पावर लगभग 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ये तो बहुत बड़ा चार्ज है सर। और न्यूनतम आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा Q बराबर N, यानी कि सर जो E है ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, यानी कि इलेक्ट्रॉन से कम आवेश हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये सर सबसे न्यूनतम आवेश है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा। और इलेक्ट्रॉन आवेश कितना होता है सर? होता है 1.6 × 10⁻19 माइनस का 19 होता है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी है कि सर 1.6 × 10⁻19 कूलम होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन को आते हुए भी आप अपने क्वेश्चन को गलत कर सकते हो। तो आपको ये याद रखना सर, जो मिनिमम आवेश है वो 1 कूलम नहीं हो सकता सर। 1 कूलम बहुत ही बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, जो मिनिमम आवेश है वो अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो। हाँ अभी देखते हैं, देखो। हाँ अच्छा क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में देखो भाई, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको समझो पहले इसको समझो। देखो, दो विद्युत आवेश Q1, विद्युत आवेश कैपिटल Q को हमने Q1 और Q2 में परस्पर हमने उसको मतलब बांट दिया, विभक्त कर दिया गया। इंग्लिश वाला आपको आपके लिए बताऊँ जस्ट वेट, यानी कि अपने पास 2 आवेश है, अपने पास एक बड़ा आवेश है, अपने पास एक कैपिटल Q आवेश है। ठीक है, उसको हमने Q1 और Q2 में बांट दिया है। ठीक है, और उसको r दूरी पर हमने पुट कर दिया है। ठीक है, तो उसमें प्रतिकर्षण बल का मान अधिकतम कब होगा? अधिकतम कब होगा? जब, यानी कि अधिकतम अगर आपको प्रतिकर्षण बल चाहिए तो वो कब होगा? देखो इंग्लिश वाला देख लो कि we have a capital Q charge and we have divided it into the Q1 and Q2 charge. Then we want to get the more repulsive force. Then how can we get? यानी कि अगर हमको प्रतिकर्षण बल का मान अधिकतम चाहिए तो जो Q1 और Q2 आवेश का मान कैसे होगा? तो आपको इस जो इक्वेशन है इसको आपको ऑप्शन से भी करना है और बाय मेथड भी आपको बता दूंगा। ठीक है, पहले देख लो कि हमको हमारा जो अपने पास मेथड है वो क्या बोलता है। ठीक है, सबसे पहले देखो कि हमको प्रतिकर्षण बल चाहिए। देखो सबसे पहले देखो सर हमको प्रतिकर्षण बल चाहिए। ठीक है, प्रतिकर्षण बल का माना इसका मतलब है सर हमको रिपल्सन चाहिए। ठीक है, REPLASION है नहीं सर, हमको रिपल्सन चाहिए। अगर आपको रिपल्सन चाहिए इसका मतलब ये है कि सर जो दोनों आवेश अपने पास, जो Q1 और Q2 अपने पास है, ये दोनों सेम क्वांटिटी की होनी चाहिए। यानी कि सर जो Q1 है और जो Q2 है सर, ये दोनों या तो दोनों नेगेटिव होनी चाहिए या दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, या तो दोनों नेगेटिव होने चाहिए या दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। तो कौन से ऑप्शन के अंदर हमको मतलब सेम वैल्यू दी गई? ऑप्शन नंबर ए के अंदर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के अंदर भी सेम एक पॉजिटिव है और ये एक नेगेटिव है, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको प्रतिकर्षण बल चाहिए न कि हमको आकर्षण चाहिए। हमको प्रतिकर्षण चाहिए। अगर प्रतिकर्षण आपको चाहिए तो या तो दोनों नेगेटिव के होने चाहिए और या दोनों पॉजिटिव के होने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर अपने पास है दोनों पॉजिटिव की है, और ऑप्शन नंबर डी के अंदर भी हमारे पास दोनों पॉजिटिव की, यानी कि या तो ऑप्शन नंबर अपना सी होगा या फिर ऑप्शन नंबर अपना डी होगा। ठीक है, तो अभी हमको कुछ नहीं करना। अभी हमको जो अकॉर्डिंग टू सी, यानी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी के अनुसार हमको इन पर लगने वाला बल का मान निकालना है। तो सर एफ की वैल्यू निकालते हैं। एफ की वैल्यू के, Q1 की वैल्यू कितनी सर? Q1 की वैल्यू Q/4 है, Q/4 इंटू 3 Q/4। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो क्वेश्चन को हल कर रहा हूँ। ठीक, क्यों? कि मानो अगर मैं सी ऑप्शन के अंदर Q1 और जो Q2 की वैल्यू को यहाँ पर उठाता हूँ रखता हूँ, तो मेरे पास कुछ बल मेरे को मिलेगा। और ऑप्शन नंबर डी के अंदर भी अपने पास Q1 और Q2 की वैल्यू दी गई, तो ऑप्शन नंबर डी से भी अगर मैं एफ बल निकालता हूं तो फिर मैं इसमें कंपैरिजन कर सकता हूं। यानी कि या तो अपने पास F1 बड़ा होगा या अपने पास F2 बड़ा होगा, जो भी अपने बड़ा होगा उसको ऑप्शन को टिक कर दें। ठीक है, तो देखो F1 की वैल्यू कितनी है सर? अपने पास F1 की वैल्यू अपने पास है के Q1 Q2/r² होता है, और सर जो Q1 वो अपने पास होगा Q/4। ठीक है, और जो Q2 अपने पास होगा सर 3 Q/4। ठीक है, और R की वैल्यू कितनी सर? R की वैल्यू अपने पास सर ये R दूरी पर रखेंगे तो मैं R² कर दूंगा इसको। ठीक, देखो करते हैं इसको, क्या कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। देखो Q²
यानी 3k² बटा 16r²। ठीक है, तो इसको एक बार के लिए अगर मैं एक कांस्टेंट क्वांटिटी मानता हूँ, x मान लेता हूँ, उसको मतलब 3/16x। आगे अगर इसको सोल्व करता हूँ तो लगभग होगा 16 दूनी 32, मतलब 16 एकम 16 और 14 बटा तो 140, लगभग 16 संत 112, यानी कि लगभग ये आया 0.117x मान लेता हूँ इस चीज को। ठीक है, अब मेरे को कुछ निकलना अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर डी मेरे को f की वैल्यू निकालनी है। तो f2 की वैल्यू कितनी होगी सर? f2 की वैल्यू k, q1 की वैल्यू कितनी है सर? q1 की वैल्यू अपने पास q/2 सर, q/2। इसकी आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जस्ट वेट। ठीक है, फिर जो q2 की वैल्यू अपने पास q/2 है। ठीक है, और फिर r²। ओके, करते हैं इसको, k² बट्टा r² इंटू 4। ठीक है, चलो करते हैं, यानी ये अपने पास x की वैल्यू आ गई, क्योंकि सर मैंने इसको यहाँ पर इसको मैंने x माना, तो ये वैल्यू अपने पास x की आ गई। ठीक है, तो 1/4x। अगर मैं इसको 1/4 को मैं आगे सोल्व कर रहा हूँ सर, लगभग 0.25x आएगा। यानी कि सर f1 बड़ा है या फिर f2 बड़ा है, मेरे को ये बताओ पहले। नहीं सर f1 बड़ा है f2 बड़ा है, सर f1 की वैल्यू अपने पास है लगभग 0.17 और f2 वैल्यू अपने पास है 0.25। इसका मतलब सर जो f2 अपने पास बड़ा है तो f2 ग्रेटर देन f1, यानी कि सर f2 अपने पास बड़ा है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला गया कि हमको प्रतिकर्षण बल का मान अधिकतम चाहिए, तो f2 बड़ा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब आपका ये डाउट होगा कि सर क्या इतने बड़ा क्वेश्चन आता है? भाई इतना बड़ा कहाँ पर है? मैंने इसको सोल्व किया कि स्टेप आपको बताया है, इसलिए मेरे लिए ये क्वेश्चन बड़ा हो गया। बट अगर मेरे को इस क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर करना हो तो मैं इसको ओरली कर दूंगा। क्यों? देखो ओरली मैं इसको मतलब कि कैसे करूंगा, तो देखो मेरे को पता है कि ऑप्शन नंबर ए और बी तो कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मेरे को प्रतिकर्षण बल चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और बी तो नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी के अंदर से मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर बोला q/4, तो मेरे को पता है सर, मैं केवल अपने पास है जो अपने पास सीट है उसके अंदर मैं केवल 3/16 जो 16 इसकी वैल्यू रखूंगा, क्योंकि मेरे को पता है सर q² बटा r² में दोनों में कम होगा। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू अगला ऑप्शन में 1/4 रखूंगा। तो अब मेरे को पता है सर 1/4 इससे बड़ा होता है, मैं ऑप्शन नंबर डी को टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा विदिन 5 सेकेंड। तो भाई ऐसी कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए। और अगर आपको इसका मेथड बताऊंगा तो भाई वो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सर उसमें अपने पास मैथ ही लगेगी, तो इसको छोड़ दो। आप इसी मेथड का यूज करना, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आपको मिले, आराम से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, एक धातु के ठोस प्रत्यकृत गोले पर कैपिटल Q आवेश दिया गया है, तो उस पर आवेश वितरण क्या हो? देखो इंग्लिश वाला देख लो, इफ वी हैव ए मेटेलिक सॉलिड conductor and we have given it plus q charge, then how will it यानी कि how will it spread, यानी कि इस पर किस प्रकार से ये वितरित होगा। तो देख लो कि देखो याद रखना, अगर आपके पास धातु है या चालक है या आपके पास ठोस है या आपके पास मतलब कि कुछ भी है, अगर आपके पास चालक है या फिर ठोस है, इसको छोड़ो आप पहले एक बार, अगर आपके पास धातु है या फिर चालक है, सर जो धातु है और जो चालक सर इसमें कोई अंतर नहीं है। ये इन बार देख लो, ये अगर आपके पास मेटेलिक है या आपके पास कंडक्टर है, सर जो अपने पास मेटेलिक और जो कंडक्टर होते हैं ये दोनों एक ही बात होती है। तो अगर हमने किसी भी मेटेलिक को अगर कोई चार्ज दिया तो उसकी जो सरफेस है उसके ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। एग्जांपल दोबारा बताऊं, देखो मानो कि अपने पास ये मार्कर है, अगर ये मार्कर अपने पास चालक हो या फिर अपने पास ये मार्कर ये धातु प्रकृति का हो, यानी अगर ये मेटेलिक मतलब अगर हो, तो इस पर जो मैं इसको आवेश दूंगा तो सर इसका जो आवेश है ये जो इसके बाहर वाला जो एरिया है, बाहर वाला एरिया, यानी जो सफेद वाला एरिया जाए, जो ये ब्लैक वाला है, फिर आगे वाला एरिया, यानी कि जो हमने इसको आवेश दिया है ये केवल इसकी सतह पर ये वितरित होगा, अंदर ये कभी नहीं जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपके पास ए सही है कि एक समान होगा, परंतु वह उसके पृष्ठ पर होगा। अब भाई एक समान का भी इसमें यहाँ पर एक वो मतलब होता है, वो क्या होता है, देखो अगर आपको एक समान आवेश का वितरण करना है तो जो आपने जो बॉडी ली है वो एक ही शेप की होती है। ऐसा नहीं होना सर आगे से ये पतली है और पीछे से ये मोटी है। अपने पास जो मार्कर है आगे से पतला है, इसका मतलब सर आगे का जो चार्ज है वो अधिक होगा, पीछे चार्ज कम होगा। अगर मैं इस मार्कर को ऐसे कर लेता हूँ तो इसके ऊपर जो आवेश होगा वो समान होगा, क्योंकि सर आगे से और पीछे से समान प्रकृति का है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका ऐसे ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, दो प्रत्येक एक कूलम आवेश को 1 किलोमीटर की दूरी पर अगर हमने उसे पुट कर दिया तो लगने वाला बल क्या होगा, आपको आंसर कमेंट करना है। इसका फॉर्मूला सेम है, k/q1q2/r²। तो आवेश की वैल्यू है, आपके पास r की वैल्यू है, कुछ नहीं करना, आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हाँ इसको समझो। देखो क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, ये बोला है कि जो अपने पास जल है, वाटर है, उसका अपने पास एप्सिलॉन r की वैल्यू अपने पास कैसी दी गई है, तो वी हैव टू टेल इट्स, हमें एप्सिलॉन की वैल्यू बतानी है। इन शॉर्ट देख लो, इफ वी हैव द 81, यानी कि जो एप्सिलॉन r है वो 81 है, वो एप्सिलॉन r की वैल्यू है, और हमें उसके लिए एप्सिलॉन की वैल्यू बतानी है। तो सर एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। ठीक है, तो सर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, सर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अपने पास 8.8
8 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 12, ठीक है। और अब साल हमारी वैल्यू कैसे है, तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। 7.12 गुणा 10 की पावर माइनस का 10 एमकेएस होगा, क्योंकि सर एमकेएस क्यों होगा, क्योंकि सर जो 8.857 है सर, ये एमकेएस प्रति में इसकी वैल्यू होती है, तो ये एमकेएस होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि भाई शॉर्ट एंड ये स्वीट क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन को स्टूडेंट करते नहीं है, मतलब कि वो किसी क्वेश्चन को स्किप करते हैं, तो आपको इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखो, समान रेडियस के परंतु एक ठोस है दूसरा खोखला गोला है, एक ठोस है परंतु दूसरा खोखला गोला है, ठीक है। तो उसमें जो आवेश है वो किस हिसाब से वो उस पर आवेश का वितरण होगा, इस बार देख लो। वी हैव द टू सेम रेडियस, we have the two solid sphere with the same radius and both are the made of the metal, then how will its charge will be distributed। इसमें जो आवेश का वितरण है वो किस हिसाब से होगा। तो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने ये बताया अगर आपको अपने पास धातु है या फिर चालक है, तो गोला है वो चाहे ठोस हो चाहे खोखला हो, कैसा भी हो, मतलब वो चालक होना चाहिए। यानी कि मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला मेरे भाई कि अपने पास चालक गोला होना चाहिए, चालक होना चाहिए, फिर जो धातु प्रकृति का होना चाहिए। इसका मतलब देखो, या तो होना चाहिए चालक या होना चाहिए धातु प्रकृति का। और उसके बाद ये डिपेंड नहीं करता है वो जो गोला हमारे पास ठोस है या फिर खोखला है, क्योंकि इससे जो आवेश जो इसमें चालकों में जो आवेश का वितरण होता है वो स्टूडेंट केवल सरफेस पर होता है। मानो कि ये मार्कर है, सर मेरे को बताओ सर ये मार्कर है, ठीक है। ये मार्कर अगर अंदर से खोखला है, तो अंदर से खोखला, इसका मतलब कि इसकी जो कुछ ना कुछ इसका बाहर का एरिया तो होगा, मतलब अगर अंदर से खोखला उससे हमें कोई मतलब नहीं है। चालकों में आवेश का वितरण वो केवल सतह पर होता है, इसका मतलब ये सर अंदर से इसके कुछ भी हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। आवेश का वितरण केवल इसकी जो सरफेस है उस पर ही होगा। अब मानो कि जो ये मार्कर है ये अंदर से मतलब पूरा भरा सॉलिड है, सर चाहे ये अंदर से खोखला हो चाहे अंदर से ये भरा हुआ हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो इसका आवेश का वितरण वो केवल इसकी सरफेस पर ही करना है। इसका मतलब ये है कि चाहे अपने पास ठोस गोला हो चाहे अपने पास खोखला हो, आवेश का वितरण वो केवल सतह पर होगा, तब जब अपने पास चालक हो। बट अगर अचालक हो तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा कि दोनों पर समान आवेश होगा। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन एयरफोर्स एग्जाम के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है भाई एयरफोर्स अपना लेवल बढ़ाई। देखो, जिन वाहनों में ज्वलनशील पदार्थ भरा होता है तो उनमें प्राय धातु की जंजीर लटका जाती है, इसका मुख्य का कारण क्या है, ठीक है। देखो मानो कि देखो सर इसका क्या मतलब है, देखो भाई इसका मतलब ये है कि अगर आपने ये गौर किया होगा कि मानो अगर कोई बहुत बड़ा टैंकर है जो पेट्रोल से भरा हुआ है, तो उसका जो एक नीचे है मतलब पेट्रोल का, मानो कि ये अपने पास एक ट्रक है, कैसे बनाओ यार ट्रक को, देखो जस्ट वेट, अपने पास ये चलो मानो कि ये अपने पास एक ट्रक है, ठीक है। मानो कि अगर ये पेट्रोल से यहाँ से ये पेट्रोल से भरा हुआ, तो इसके यहाँ पर जो टायरों के बीच में यानी कि यहाँ पर एक मोटी सी जंजीर लटकाई जाती है। ये किस लिए लटकाई जाती है, क्योंकि आपको पता है कि सर इस जो ये ट्रक है इसमें कुछ ना कुछ धात्विक प्रकृति की कोई चीज़ होगी। अगर वो धात्विक प्रकृति की चीज़ आपस में टकराती है तो उसमें घर्षण होगा, यानी कि अगर उसमें घर्षण होगा मेरे दोस्त, इसका मतलब ये सर उसमें कुछ चार्ज उत्पन्न होगा। अगर उसमें चार्ज उत्पन्न होगा तो हो सकता है कि इसमें आग लग जाए। तो जिन वस्तुओं द्वारा उसमें घर्षण हुआ है, तो उस घर्षण की वजह से उसमें कुछ आवेश का उत्पन्न हुआ है। जो आवेश है वो जो ये जंजीर है इसके द्वारा वो पृथ्वी में आ जाएगा। यानी कि मैंने क्या बताया मेरे भाई, मैंने ये बताया, देखो स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आपको समझना पड़ा, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको माइंड से मतलब आपको उसको इमेजिनेशन से समझना पड़ता है। ये क्वेश्चन इसी टाइप का, देखो अपने दिमाग के अंदर एक ऐसे ट्रक का मतलब ट्रक का मतलब कि वो करो, इमेजिनेशन करो आप, ठीक है। देखो इमेजिनेशन करो अपने ट्रक का, देखो क्या बताया, देखो ये अपने पास ये बहुत बड़ा ट्रक है, ठीक है। और ये ट्रक है, मेन बात सर ये ट्रक आपको पता है सर ये अपना ट्रक है, ये सर ये धातु का बना होता है। अगर ये धातु का बना हो, अगर ये ट्रक धातु का बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि सर मानो कि अगर इसके यहाँ पर अगर कोई वस्तु है जिसमें आपस में घर्षण हुआ है और जिसकी वजह से कुछ आवेश की उत्पत्ति हुई है, तो वो आवेश यहाँ से चलकर यहाँ तक आ जाएगा। अगर वो यहाँ तक आ जाएगा तो यहाँ पर एक जंजीर है, वो मतलब जंजीर है, और उसके द्वारा जो आवेश है पृथ्वी के अंदर चला जाता है। इसलिए हम बहुत बड़े जो ट्रक होते हैं उसके अंदर हम नीचे की तरफ एक बहुत बड़ी जंजीर को लटका कर रखते हैं, ताकि जो आवेश की उत्पत्ति हो उसके द्वारा पृथ्वी चली जाए। भाई मैं क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर आपको मतलब करके बता सकता हूँ, बट टाइम नहीं है यार, टाइम की वैल्यू समझो यार। अगला क्वेश्चन देखो, एक वर्ग के तीनों सिरों पर समान आवेश रखे हुए हैं। यदि Q1 Q2 के बीच में लगने वाला बल है वो F12 हो और Q1 और Q3 के बीच में लगने वाला बल अपने पास F13 हो, तो F21 और F13 का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले देखो मेरे स्टूडेंट की F12 है
और देखो सबसे पहले ये देखो कि आवेश का मान समान है ना, यानी कि आवेश का मान समान है, इसका मतलब ये है कि इनमें मध्य जो लगने वाला जो बल है वो केवल इनकी बीच की दूरी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक आवेश है वो तो वृत्त के कॉर्नर्स पर रखा हुआ है, यानी जो तीनों आवेश है वो वृत्त के कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं, ठीक है, यानी कि जो तीनों आवेश है वो केवल वृत्त के कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि देखो ये एक वर्ग अपने पास है, ठीक है, इस हिसाब से देखो ये अपने पास ये एक वर्ग है, ठीक है, अपने पास ये एक वर्ग है, ठीक है, देखो हाँ ये अपने पास एक वर्ग है, ठीक है, ओके। तो अगर अपने पास ये एक वर्ग है तो एक Q1 यहाँ पर है, Q2 यहाँ पर है और ये Q3 यहाँ पर है। तो इसने ये पूछा है सर ये Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला बल और Q1 और Q3 के बीच में लगने वाला बल है, ये इसका मध्य का अनुपात क्या होगा। अब मेरे को ये बताओ सर ये Q1 और Q2 अगर ये वर्ग है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा और ये भी होगा, क्योंकि सर जो वर्ग है उसे चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। अगर ये A है और ये है सर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इट विल बी √2a, ठीक है, ये √2a होगा, ठीक है। अब देखो मैं अगर इसके मध्य का बल निकाल दूँ सर F12 इट विल बी क्या होगा सर, ये होगा अपने पास K और सर ये Q1 Q2 बराबर है, यानी Q1 Q2 ये दो Q3 बराबर है, तो Q बटा क्या होगा सर R² होगा A², ठीक है। और F13 अपने पास होगा सर Q बराबर अपने पास है तो Q बटा और √2a का स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ नहीं करना इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, तो इससे ये कैंसिल और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ सर अपने पास 2a² हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल, तो मैं ये बोल सकता हूँ F12 अपॉन F13 इट विल बी 2:1, तो 2:1 ऑप्शन नंबर आपका 20 सही होगा। अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो आपका क्या क्वेश्चन होगा सर, क्या ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन है भाई, देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, क्योंकि भाई हमने एग्जाम दिए पता है, अगर आपने एग्जाम दिया तो आपको पता होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ताप बढ़ाने से परावर्तों का मान किस हिसाब से परिवर्तित होता है। इसको देख लो, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन हाउ विल इट्स के, यानी जो के की वैल्यू किस हिसाब से परिवर्तित होगी, तो सर जो के है वो सर वो अपने पास घटेगा। इसलिए सर अगर हम ताप बढ़ा रहे हैं तो के की वैल्यू घटेगी। अब ये क्यों घटेगी इसके लिए सर की वीडियो देखना, बताने को बता सकता हूँ बट नहीं टाइम वेस्ट होगा। तो सर जब तापमान बढ़ेगा तो के का मान घटेगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ इस क्वेश्चन को समझो। धातु के गोले एक को अगर हमने पॉजिटिवली चार्ज दिया तो किसी अन्य को अगर हमने किसी कोई दूसरा है परंतु एक समान धातु का बना हुआ है, ठीक, और उसकी जो रेडियस है वो भी सेम है, अगर हमने उसको दूसरे को अगर हमने नेगेटिवली चार्ज दिया है तो इसमें से किसके द्रव्यमान समान होंगे, ठीक है, यानी कि जो मास है वो किस हिसाब से परिवर्तित होगा। देखो मानो अगर ए गोला है और ये बी गोला, ठीक, इसका जो रेडियस वो भी आर, इसकी जो रेडियस है वो भी आर है। मानो कि अगर ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है और अगर ये भी एल्यूमिनियम का बना हुआ है, ठीक है, तो अगर हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया है इसका मतलब ये कि सर हमने इससे इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, क्यों, क्योंकि सर जो पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब ये है कि हमने उससे इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, और इसको नेगेटिव चार्ज का मतलब ये सर हमने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, तो मानो अगर हमने इससे इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो इसमें इसके मास में कमी आएगी, और अगर हमने इसको इलेक्ट्रॉन दिए इसका मतलब ये है कि सर इसके मास में इंक्रीमेंट होगा, इसके मास में वृद्धि होगी, तो ऑप्शन नंबर बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अच्छा इसको देखो, दो समान रेडियस के क्रमशः प्लस का 10 माइक्रोकूलम और दूसरा अपने पास माइनस का 20 माइक्रोकूलम, ठीक है, के दो अपने पास आवेश के वाले गोले हैं, ठीक है। पहली स्थिति में इनके बीच में लगने वाला बल F1 है और दूसरी स्थिति ऐसी है कि हमने इसको स्पर्श करा लिया, यानी अगर मानो कि अगर ये अपने पास 10 माइक्रोकूलम है, प्लस का 10 माइक्रोकूलम, ठीक है, और अपने पास है बी माइनस का 20 माइक्रोकूलम, ठीक है, और दूसरी स्थिति ऐसी है कि हमने इसको पहले तो इसको पास में लेके आए, ठीक है, इनको ऐसे पास में लेके आए, फिर उसको हमने मतलब इसको हमने अलग कर दिया, ठीक है, अगली स्थिति में हमने इसको अलग कर दिया, ठीक है। अब इसको समझो आप पहले देखो, अगर ये दोनों इस स्थिति में रखे हुए हैं, ठीक है, तो इस स्थिति में इस पर लगने वाला जो अपने पास जो बल है वो कौन सा होगा सर, वो अपने पास होगा F प्लस का 10 माइक्रोकूलम और माइनस का 20 माइक्रोकूलम, ठीक है, बटा R², ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो जब हम इसको आपस में स्पर्श करवाते हैं तो इनके ऊपर जो मास का स्थानांतरण होगा वो समान होगा, यानी कि जो प्लस का 10 है वो माइनस का 20 है बटा 2, क्योंकि सर अपने पास दो गोले हैं, इनकी रेडियस समान है। अगर रेडियस समान हो, अगर सेम धातु के बने हुए हो तो सर जो आवेश है वो प्लस होकर आधा हो जाता है, यानी कि प्लस का 10 माइनस का 20 तो माइनस का 10 बटा 2 बराबर माइनस का
मतलब -5 हो गए, यानी कि इसके ऊपर भी -5 माइक्रोकूलम और इसके ऊपर भी -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, इस स्थिति में मेरे को बल बताओ ए बराबर होगा मतलब के और -5 और -5 बट्टा आर स्क्वायर। इससे जो दूरी है वो सेम है। तो अगर मैं इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ सर, ए बराबर प्लस माइनस माइनस प्लस होगा तो 25 के बटा आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो सर अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ सर -200 बटा आर स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ नहीं करना आपको, F1/F2 बराबर कुछ नहीं करना आपको, ये -200 बट्टा आर बटा प्लस 25 बटा आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर कैंसिल, तो -200 बटा 25, तो 25 घंटा 200 -8 अनुपात 1 होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ए नहीं होगा, प्लस का नहीं होगा, माइनस का, क्योंकि सर इस स्थिति में अपने पास माइनस है, इस स्थिति में अपने पास प्लस है, इसलिए -8:1 होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अच्छा क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। बहुत ही बेहतरीन ये क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया, दोबारा बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन इस हिसाब से है कि पहली स्थिति में अपने पास कोई गोला है जिस पर प्लस का 10 माइक्रोकूलम आवेश है, और अगली स्थिति में अपने पास कोई गोला जिसके ऊपर अपने पास -20 माइक्रोकूलम आवेश है। उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे ये बोला गया है कि पहले इसको अपने को पास में लेके आना है, फिर इसको दूर कर देना है। अगर हम इनको पास में लेके आएंगे तो दो कंडीशन बनती है, अगर ये सेम धातु की बनी हुई है और इनकी रेडियस अगर समान है तो जो आवेश है वो प्लस होकर आधा हो जाता है। तो प्लस का 10 माइनस का 20 क्या हुआ सर? -10, तो -10 बटा 2 बराबर -5। यानी कि इस स्थिति में इसके ऊपर -5 माइक्रोकूलम आवेश होगा, इस स्थिति में अपने पास -5 माइक्रोकूलम आवेश होगा। ठीक है, तो ए बराबर के -5 बटा आर स्क्वायर, तो 25 बटा आर स्क्वायर, तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर -200 बटा आर स्क्वायर, तो -200 बटा आर स्क्वायर बटा 25 बटा आर स्क्वायर। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं -8:1 होगा। तो स्टूडेंट ये था आपका फिजिक्स का इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो भी आपकी एडवाइस हो प्लीज़ कमेंट करना। आपकी एडवाइस को पढ़कर आगे की वीडियोस हम बनाएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे भाई कंटेंट तो या सपोर्ट करना, बाकी आपकी इच्छा। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, और जो हमने होमवर्क आपको दिया है वो भी आपको करना है। ठीक है, जय हिंद।